आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। साहने आर्मी पब्लिक स्कूल को 1 दिहाई मुकम्मल हो चुकी है। वालिदैन का गम 11 साल बाद भी ताज़ा है और कैसे ना हो। साल 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दहशतगर्दों ने हमला करके 132 मासूम बच्चों और साथ समेत मजमूई तौर पर 147 जानें ले ली थीं। साने APS का दर्द वालिदैन और पूरी कौम का दर्द है कि जो कभी फरामोश किया ही नहीं जा सकता। आप सोचिए कि आज 11 साल गुजरने के बावजूद इन माओं के बच्चे जो शहीद हो गए, उनके साथ ही कोई मेडिकल स्कूल में जा रहा है, कोई इंजीनियर बन गया है, कोई नौकरी के ऊपर है, इनके दिल पे क्या गुजरती होगी। अल्लाह सब के बच्चों को सलामत रखे और गम औलाद से बचा के रखे। कौम के इस मुश्तरका सानहे ने नाजरीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कौन कार्रवाई की बुनियाद रखी। सानहे पेशावर के बाद कौम एक बार फिर आफ्टर द लॉन्गेस्ट टाइम मुत्तहिद हुई और एक भरपूर प्लान का आगाज़ किया गया कि जिसे नेशनल एक्शन प्लान का नाम दिया गया। ये प्लान बहुत बड़े अहदाफ लिए हुए था। हुकूमत ने इस प्लान के 6 माह मुकम्मल होने पर अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट भी जारी की, मगर कौम इस रिपोर्ट पर मुतमईन नहीं हुई। मुल्क भर में शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ किया गया। ताहम तहरीक इंसाफ के दौर में दहशतगर्दी के खिलाफ नए बयानिए का आगाज़ हुआ। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बुनियाद रखी गई। मुज़ाकरात का एक तवील दौर शुरू हुआ, ताहम यह बयानिया भी कामयाब ना हो सका। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात के बयानिए से मुतल्लिक 2022 के बाद कौमी सलामती कमेटियों में बारहा यह कहा गया कि मुल्क में दहशतगर्दी की हालिया लहर कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए नरम गोशा और अदम सोच विचार पर मबनी पॉलिसी का नतीजा है कि जो अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के बिल्कुल मुनाफी है। TTP से मुतल्लिक पॉलिसी अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के बिल्कुल मुनाफी तो करार दी गई, लेकिन किसी ने भी जिम्मेदारी कबूल नहीं की, किसी को भी जवाबदेह नहीं ठहराया गया, चाहे सिविलियन हो या मिलिट्री हो काम हो। इसके नतीजे में दहशतगर्दों को बिला रोक टोक वापस आने की ना सिर्फ इजाज़त दी गई, बल्कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़तरनाक दहशतगर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहा भी किया गया। इसके बाद एक दफ़ा फिर पूरी शदोमत से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हुआ कि जो ताहाल जारी है। तहम 2015 से अब तक 14,340 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है, 11 साल गुजरने के बावजूद इन माओं का सोच के, वो चेहरे देख के कि जो शहीद हो गए, नाहक मारे गए, हम आज भी मुत्तहिद नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में आज भी बदएतमादी है, आज भी पॉलिसी का फुकदान है, आज भी सियासत के नाम पर वफाक अपनी इकाइयों के साथ बैठ नहीं सक रही। सियासत आड़े आ रही है, ऑपरेशन पर भी सियासत होती है, नजरिए पे भी सियासत होती है। इसी को आगे लेके चलते हैं टुवर्ड्स द पॉलिटिकल स्टोरी ऑफ द डे। इमरान खान की कैद तन्हाई और नाहक जेल के खिलाफ तहरीक इंसाफ के कारकुनान का अडियाला जेल के बाहर एक बार फिर धरना जारी है। नाज़रीन, आज अडियाला जेल से इमरान खान से फैमिली मुलाकात का दिन था। इमरान खान से मुलाकात का वक्त ख़त्म हो चुका है, मगर किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। इमरान खान से मुलाकात ना कराने पर खान साहब की बहनों और पार्टी के वर्कर्स ने एक बार फिर अडियाला जेल के बाहर धरना दे रखा है। फैक्ट्री नाके पर नौरीन नियाजी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खानम का यह कहना था कि हर मंगल को हमें यहाँ रोका जाता है, हम कोई गैर कानूनी और गैर आइनी काम नहीं कर रहे, एहतजाज के अलावा हमारे पास रास्ता क्या बचा है, हम कोई दहशतगर्द नहीं। ये कहते हैं पीछे हट जाएं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या कहना चाहेंगी, आगे जाएंगे आप लोग? कहाँ? आगे मडियाला की जाएंगे, जहाँ वो रोक देंगे हम रुक जाएंगे। उधर ही रुक जाएंगे फिर आप लोग जी। और रात तक बैठना पड़ा कि मुलाकात नहीं होती, रात बैठना पड़ जाए तो इंतजाम किया हुआ है, जैकेट आती गर्म कपड़े मतलब रात पूरी रात बैठना पड़ा, बैठेंगे। अगर पानी दोबारा से वाटर कैनन आप पर फेंका जाता है फिर क्या करेंगे? गलियों में घुस जाएंगे। अडियाला जेल के बाहर तहरीक इंसाफ के अरकान की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अरकान असेंबली का यह कहना है कि इमरान खान की बहनें हमारी माँ बहनों की तरह हैं। हम तमाम अरकान पंजाब असेंबली इज़हार यकजहती के लिए अडियाला जेल की जानिब रवाना हैं और हमारा मुतालबा है कि बहनों की मुलाकात करवाई जाए। पच्चीस मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी लाजर बेंच ने इमरान खान के लिए हफ्ते में
2 रोज मुलाकातों का शेड्यूल बहाल किया था। ताहम मुलाकात के बाद मीडिया से बात करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। अदालत ने तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को मशवरा भी दिया था कि वो अपने बच्चों से टेलीफोन पर गुफ्तगू के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करें। आज सलमान अकरम राजा की जानिब से 6 रुकनी फहरिस्त मुलाकात के लिए तैयार की गई, मगर इमरान खान को अपने बुकला और बहनों से नहीं मिलने दिया गया, जबकि गुज़िश्ता 2 माह से बुशरा बीबी को भी अपने खानदान से नहीं मिलने दिया जा रहा, ना ही बुकला से। जबकि सलमान अकरम राजा का आज ये कहना था कि इमरान खान की बहनों से हज़ार यकजहती के लिए सबको यहाँ आना चाहिए। ये सिर्फ अरकान असेंबली का काम नहीं कि जो लोग ये समझते हैं कि जमहूरियत और कानून की बालादस्ती हो वो यहाँ ज़रूर आएँ। ये लोग एक इंसान को कैसे ये कह सकते हैं कि वो मुलाकात में क्या बात करे और क्या नहीं? किसी कानून में ये नहीं लिखा कि कैसे आप एक शख्स को कह सकते हैं कि तुम क्या बात करोगे, क्या बात नहीं करोगे। आज़ादी इजहार जो है आपका, मेरा, जेल में बैठे हर शख्स का एक हक है। हम पूरी कौम को आवाज दे रहे हैं। हम ऐसा कोई शोबदा नहीं करना चाहते जो 1 दिन का 2 दिन का शोबदा हो और उसके बाद खान जेल में हो। हम होशमंदी से काम करेंगे, हम दबाव में नहीं आएंगे। ताहम मौलाना फजल रहमान ने भी आज हुक्मरानों से शिकवा किया है कि वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तकाज़ों को पूरा नहीं कर रहे। जब हमारे हुक्मरान कुरान और सुन्नत से तो नावाकिफ़ होती ही हैं, लेकिन पाकिस्तान के आइन और कानून के जो तकाज़े हैं उसको भी पूरा नहीं कर रहे हैं। हाल ही में जो आइनी तरामीम की गई हैं, हाल ही में जो कानून साजियाँ की गई हैं, ये बिल्कुल कुरान और सुन्नत और हदीस की नफ़ी करते हैं। इससे उनको दीनी उलूम से नावाकिफ़ियत और कुरान करीम के उलूम से नावाकिफ़ियत साफ़ नज़र आ रही है, वरना वो इस किस्म की हमाकत न करते जिस तरह के असम्बली में इन लोगों ने हालिया दिनों में की है। जबकि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर का यह कहना है कि इतलात हैं 18वीं तरमीम पर उनकी नज़र पड़ गई है। ख़ास तौर पर NFC में तब्दीलियां करने जा रहे हैं, नए सूबे बनाने जा रहे हैं। ये हसास मामलात हैं जिस पर सबको एतमाद में लेना ज़रूरी है। 18 अमेंडमेंट भी एक तमाम उस वक्त पार्लियामेंट का एक मुश्तरका काविश थी, कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स थी। काफ़ी जो है ना डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो गया था और सूबों को इख्तियारात चले गए थे। लेकिन अभी जो सोचा जा रहा है, जो बात हो रही है, शायद उसके ऊपर जो है ना इनकी नज़र पड़ी हुई है और ख़ासकर NFC अवार्ड के मामले में भी चिमिंगोइया हो रही है, बल्कि वज़रा उसके ऊपर बात कर रहे हैं और साथ साथ सुबह जो नए सूबों की बात हो रही है। तो ये इतने सेंसिटिव इश्यूज़ हैं कि जब तक इस पर तमाम कौम की तमाम स्टेक होल्डर का इत्तेफाक न हो, जब तक इस पर तमाम इकाइयाँ मुत्तफिक न हो, उस वक्त तक जो ना कोई फैसला इस मुल्क के मुफाद में नहीं है। दूसरी जानिब नाजरीन, आज ही इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला समेत 2 सूबाई वज़रा मीना आफरीदी और शफीउल्लाह के इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वजीर आला सुहेल अफरीदी और दीगर के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। द बिग क्वेश्चन इज, हाउ विल PTI ओवरकम ऑल दिस? क्या तहरीक इंसाफ की सफ़ों में ये इख्तलाफ इमरान खान की रिहाई और बका की जंग में शिकस्त की बुनियादी वजह है? बात करेंगे। हमारे साथ अडियाला जेल से मौजूद हैं मेंबर कौमी असम्बली शफकत एवान साहब और हमारा साथ दे रहे मुशीर वजारत कानून बैरिस्टर अकील मलिक साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शफकत, आपसे आगाज करूंगी। फरमाई दीजिएगा कि आप अडियाला के बाहर अभी भी मौजूद हैं, अब तो विजिटेशन आवर्स भी खत्म हो चुके हैं। देखिए, हम तो विजिटेशन आवर्स में आए थे, खान साहब की सिस्टर्स और वो सारे लोग जिनकी आई लिस्ट गई हुई थी, लेकिन हमेशा की तरह आज भी मुलाकात नहीं करवाई गई और खान साहब को और बुशरा बीबी को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट किया हुआ है और हम एहतजाज के तौर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं जब तक कि हमें फिर पहले की तरह तशद्दुद करके और वाटर कैनन और लाठी चार्ज उसके जरिए नहीं उठाया जाता। हम अपना धरना यहाँ पर दिए बैठे रहेंगे। यानी रात गए तक? पिछली दफा भी आप लोग रात गए तक थे, वाटर कैनन वगैरह का इस्तेमाल हुआ क्योंकि सड़कें बंद की हुई थी, तो अभी भी क्या प्लान है? अभी भी रात गए तक बैठना है? देखिए, हम क्या करें, हमारे पास उन्होंने ऑप्शन क्या छोड़ा है? पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर जेल में है और फिर जेल में होना एक अलग बात, उससे ऊपर क्या कि आपने मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया है। ना तो आप फैमिली की मुलाकात करने देते हैं, ना सियासी रफ़का की, ना आप उनके वकीलों की मुलाकात करने देते हैं। तो आप चाहते क्या हैं कि लोग किस हद तक डेस्परेट हों और किस हद तक फिर अगर कोई एहतजाज करे वो आपको पसंद नहीं आता,
आप उस पर लाठीचार्ज करते हैं, आप उस पर वाटर कैनन इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास क्या ऑप्शन रह गया है बुखारी साहब, हम किस साइड पे जाएं? हमारा लीडर अंदर है, क्या हम घरों में बैठ सकते हैं? हमें तो पता भी नहीं होता उनकी सेहत कैसी है। ऐसा तो किसी मुल्क में नहीं होता। नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो पूरी पंचायत लगाया करते थे, 50-50 लोग एक टाइम में मिला करते थे। यही हमारे दौर में, कोई पुरानी बात भी नहीं है। लेकिन इस तरह तो नहीं होता किसी भी जमहूरियत में। चले जमहूरियत नहीं है इस मुल्क में, लेकिन नाम ने तो ये कहते हैं ना जमहूरियत है। ऐसे तो ना करें हमारे साथ। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, फरमाइएगा कि आज फिर मुलाकात का दिन था, कानूनी आईनी एतबार से अदालती अहकामात के मुताबिक, मगर आज भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। सो ये कब तक हम रिपीट रिप्ले देखेंगे? कि आप मुलाकातें रोकेंगे और बाहर एक बड़ा हजूम इकट्ठा होता चला जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महर साहिबा, बिल्कुल आइनी, कानूनी और रूल्स एंड रेगुलेशंस के को देखते हुए ही मुलाकातें रेगुलेट होती हैं, और बिल्कुल उसमें सियासी गुफ्तगू, सियासी मुलाकात या सियासी जो बातचीत है उसकी ममानियत है रूल 265, क्योंकि शफकत साहब ख़ुद भी एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं एंड आई एम श्योर ही नोज़ कि पाकिस्तान के प्रेजेंट रूल्स जो हैं वो ये डिमांड करते हैं कि सुपीरियर क्लास ऑफ प्रिजनर रूल 265 के मुताबिक सिर्फ उसको जो वो इंटरव्यू, विजिटेशन का जो एक मुलाकात को जिसको इंटरव्यू कहा जाता है, वो हफ्ते में एक दफ़ा ख़त या फिर एक मुलाकात या वाइस वर्सा वो कर सकता है। और उसमें ममानियत है, उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि कोई भी पॉलिटिकल डिस्कशन या पॉलिटिकल मीटिंग जो है वो नहीं हो सकती। अब बात तो यही है कि अगर ये कानून और आइन के मुताबिक नहीं चलना चाहते और कहते हैं कि अबव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अबव द लॉ जो है, इनको ओवर एंड अबव कोई एक्स्ट्रा स्पेशल जो है परमिशन मिले, क्योंकि ये एक तर्ज देखा गया है और ये इनका तरीका और यह वतीरा जो है वो मंजर आम पे आया है पिछली कुछ मुलाकातों से, कि वहाँ से एक नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है, झूठ बोला जाता है और फिर उसके बाद इदारों को टारगेट किया जाता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगला जाता है। ये तमाम तर चीज़ें तो होती आई हैं। आप ट्विटर उठा के देख लें, एक्स उठा के देखें, किस किस्म की ट्वीट्स की गई हैं, किस किस्म की जो है वो ज़बान इस्तेमाल की जाती है, किस किस्म की अलकाबात इस्तेमाल की जाती हैं, बता रहे हैं जो हम ऑन ग्राउंड की खबरें ले रहे हैं कि इस दफ़ा तो पिछली दफ़ा से भी ज़्यादा लोग थे, तो हर हफ्ते अगर ये लोगों की तादाद बढ़ती चली जाएगी, ये तो आपके लिए मुसीबत बन जाएगी ना सर? इसका तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ये एक थ्रेटनिंग टैक्टिक्स जो हैं ये इस्तेमाल करके अगर ये समझते हैं कि इनकी मुलाकात हो जाएगी, तो बिल्कुल मुलाकात नहीं होगी। मुलाकात कराने का या मुलाकात होने का एक बिल्कुल वाज़े तौर पे तरीका है। जो पिछली दफ़ा भी मुलाकात हुई, आफ्टर ऑल ऑफ दिस ह्यू एंड क्राई, जो ड्रामा रचाया गया, जो एक ऐसी फ़िज़ा कायम की गई कि पता नहीं खान साहब की सेहत को क्या हो गया है, पता नहीं वो ज़िंदा भी हैं या नहीं हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर एक इंतहाई गैर सियासी जो बहन अपने आप को बोलती हैं, आउट ऑफ ऑल द सिस्टर्स शी वेंट एंड शी मेट दिस जेंटलमैन, और फिर बिल्कुल उसके बाद आके मेरे ख्याल से तमाम बहनों के भी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए, और फिर जिस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने की, जिस किस्म की नैरेटिव बिल्डिंग करने की कोशिश की और जिस किस्म के पैगामात चलाए, तो ये तो कम अज़ कम आप देखें कि इसकी तो इजाज़त नहीं है, ना आइन देता है, ना कानून देता है, ना पाकिस्तान प्रेजेंट रूल्स देते हैं। तो सर, ये अगर इससे ट्रिपल द अमाउंट ऑफ पीपल अगली दफ़ा ले आए तो बिल्कुल जो मैक्सिमम पीरियड है सिंगल कंटिन्यूस टर्म ऑफ सेपरेट यानी कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एज अ प्रिजन पनिशमेंट इन पंजाब, वो 14 दिन का है। टोटल लिमिट 3 महीने ओवर द एंटायर सेंटेंस है, यानी कि 30 डे कंटिन्यूस पीरियड इज नॉट परमिटेड बाय लॉ। तो पिछली दफ़ा की तरह बिल्कुल 1-2 दिन कबल ही आप इजाज़त दे देंगे कि चैलेंज ना हो अदालत में? नहीं, एक तो वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है नहीं, अपनी दरख्वास्त और अपनी जो ख्वाहिश के मुताबिक वो 6-7 कमरे उनको मिले हुए हैं, उस हवाले से हैं, और वो सुपीरियर क्लास ऑफ प्रिजनर हैं। और सुपीरियर क्लास ऑफ प्रिजनर बिल्कुल वो रिक्वेस्ट कर सकता है, जिस तरह उनकी खाना अलग से एक मेन्यू तैयार है, वो उनकी अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक है, उनकी एक्सरसाइज मशीन जो है वो उनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक है, उनकी मुलाकातें भी उनकी मंशी और मर्ज़ी के मुताबिक होती थी, लेकिन उसके साथ साथ दीगर उनकी फैसिलिटीज़ हैं। बिकॉज एक आपका बयान है और उसके साथ कोई तस्दीक करने का फॉरम नहीं है, ना हमारे पास डोमेस्टिक जर्नलिस्ट के पास है, ना डोमेस्टिक पॉलिटिशियंस के पास है, ना ही बैनुल-अक़वामी सतह पर है जिधर से तहफ़्फ़ुज़ात उठना शुरू हो गए हैं। आपकी अपनी शायद यही हिकमत पीटीआई की सियासत को जिंदा रखे हुए है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखें ना, जिसके पैसे जहाँ पे जो बोरियों के मुंह खोल दिए जाते हैं, जिस तरह की नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है, वी वेल अवेयर ऑफ दैट।
दैट्स नॉट द थिंग कि हमें नहीं पता कि ये किस किस्म से नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे सियाओ सबाक से हट के उन कमिटीज़ में दी जाती हैं और फिर उन कमिटी से अपनी मनपसंद जो फैसले हैं या ऑब्जर्वेशन हैं वो निकलवाई जाती हैं। ऐसा तो नहीं होता। दुनिया के देखें ना 180 से ज़ायद और ममालिक भी हैं, उधर तो आपकी बिल्कुल कोई या और भी कैदी हैं और कैदियों पे बात नहीं होती, सिर्फ एक सियासी जमात के कैदी के ऊपर बात होती है who is in jail because of his own doings, not because of जब नवाज शरीफ भी अंदर थे तब भी बातें होती थी, आपके कायद जब अंदर थे हम ही सवाल उठाते थे सर। बिल्कुल। तो ये नहीं आप कह सकते कि क्यों आवाज उठाई जा रही है, ये एक जमात का कायद है, 3.25 करोड़ ये तो हम नहीं कह रहे आवाज तो उठाएं, लेकिन झूठ तो मत बोलें, झूठ तो मत बोलें, आवाज़ उठाएं, बिल्कुल बताएं कि इमरान खान जेल के अंदर है, 14 साल उसकी जो सज़ा है वो 190 मिलियन पाउंड की वजह से है, वो करप्शन और करप्ट एक्टिविटीज़ में मुर्तकब पाया गया है क्योंकि उसने काबीना के बंद लिफाफों में फैसले लिए और अपनी काबीना के लोगों को भी नहीं बताया। उसने अनड्यू बेनिफिट देने की कोशिश की, अमंगस्ट अदर थिंग्स, अमंगस्ट स्टीलिंग ऑफ स्टेट ओन गिफ्ट्स। ये भी तो बताए ना, ये इस पे कोई बात नहीं करता ना, आप बात करती हैं ना मैं बात करता हूं। अगर शफकत इवान साहब बैरिस्टर साहब की बातों से कुछ समझ रही हूँ और रोज हम वफाकी वुज़रा को इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर मुझे कुछ समझ आ रही है तो वो यही है कि ये बैन तो नहीं उठेगा सर जब तक आपका कायद और आपकी जमात तर्ज तकल्लुम अपना तब्दील एक तरीका है, एक तरीका है मैं साहिबा, एक तरीका है मुलाकात हो सकती है, एक तरीका है उसका तरीकाकार मैं बता देता हूँ। अगर ये वाकईतन मुलाकात करना चाहते हैं, हाल ये है एफिडेविट दे दें और उसमें वाज़े तौर पे लिखें और बताएं कि उसमें वाज़े तौर पे बताएं, नहीं उतने वाज़े तौर पे उसमें लिखें कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, कोई वहाँ पे झूठा नैरेटिव बनाते हैं, कोई जो अदालत को टारगेट करते हैं वो नहीं करेंगे। उनकी बात सुन लेते हैं। जी शफकत साहब। जी खान साहब के पास एक ही कमरा है, सेल है एक 10 बाय 8 का, जिसमें वॉशरूम है और जिसमें वो रह रहे हैं, जिसमें उनका सामान है। इसके अलावा इन्होंने ऑफर किया सेनेट में कि जी एक बनाते हैं कमेटी जो खान साहब को वहां सहूलियात चेक करके आए। हमने कहा जी बड़ी अच्छी बात है, आपकी सरबराही में ही चलते हैं, और फिर उससे मुकर गए। इतनी जिठियाई तो ना करे ना कि एक वजीर आजम को तो आपने 10 बाय 8 के सेल में रखा हुआ है और फिर आप मीडिया पे कह रहे हैं 6 कमरे हैं, वहां पे 6 कमरे नहीं, आपने पूरा महल दिया हुआ है। खुदा का खौफ करें, इस हद तक आप नेशनल मीडिया पे बैठ के झूठ बोलेंगे। ले चले आदमियों को, ले चले पार्लियामेंटेरियन को और ले चले जजेस को, ये सारे लोग विजिट कर सकते हैं जेल का, जेल रूल्स के मुताबिक। तो ले चले ना और दिखाएं कि खान साहब को क्या सहूलियात है। आपने सबका वजीर आजम को इतनी मुश्किल हालात में रखा हुआ है कि वो इमरान खान है, वो तो बोलता नहीं है और अपनी मुश्किलात नहीं बताता, लेकिन आपने क्या सहूलत दी हुई है। शफकत इवान साहब, ये मैं बैरिस्टर साहब से पूछूंगी, लेकिन आपके अपने सीनियर पार्टी मेंबरान अडियाला के बाहर आपके और अलीमा खानम के हमरा क्यों नहीं है? पीछे 4 घंटे अली जफर साहब और दीगर एमएनएस कहां हैं सर? लेकिन एक बात की बहुत तकलीफ है, ये 6 कमरे किसको दिए हुए इन्होंने? ये क्या बातें करते हैं? क्यों नहीं सेनेट में जब इन्होंने आवाज उठी और इन्होंने खुद प्रपोजल दी कि जी कमेटी बनाए और चेक करें, फिर मुकर क्यों गए उससे? इसलिए कि खान साहब को शदीद किस्म की कैद तनाई में रखा हुआ है। बुखारी साहब आप कह रही थी 14 दिन, 28 दिन तक खान साहब ने कोई इंसान नहीं देखा लास्ट टाइम। सर वो 30 दिन से पहले हुकूमत किसी से मिला देती है ना, वरना फिर ये गैर आईनी होगा। आप लोग अदालत भी जा सकते हैं, 30 डेज से ज्यादा एक गो के अंदर ये सॉलिटरी में नहीं रख सकते। लेकिन बैरिस्टर साहब जी 14 दिन, हाँ 14 दिन का आप लगातार किसी कैदी को 14 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते। बैरिस्टर साहब 25 अक्टूबर 2025 यानी कि इसी साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सर आप लोगों को अहकामात जारी किए थे प्रिजन स्टाफ को कि इमरान खान को और मुलाकातों के हवाले से फैसिलिटेट किया जाए, बाकायदा स्केड्यूल बना के दिया। 3 मेंबर बेंच आपका, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस आजम खान, तीनों ने मिलकर इशू किया ये ऑर्डर सर। और सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल को ये अहकामात जारी किए कि इमीडिएट कंप्लायंस की जाए जुडिशियल डिसीजन के साथ। यानी कि लार्जर बेंच जो है उसने ये भी एम्फसाइज किया कि तमाम तर जो विजिटेशंस होंगी इमरान खान के लिए वो सिक्योरिटी पॉलिसी के ऑर्डर से अडेयर तो करेंगी, लेकिन उनको यकीनी बनाना भी उसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं थी। जुडिशियल रूलिंग 24 मार्च की आप पढ़ के देख लीजिए, यकीनन आपके सामने होगी। तो मुझे ये समझाइएगा कि हाउ इज दिस नॉट इन ब्रीच ऑफ द जुडिशियल ऑर्डर जो आप लोग मुलाकातें रुकवा रहे हैं? देखें, एक तो जुडिशियल ऑर्डर जो है उसमें वाज़े तौर पे ये भी लिखा है कि मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे। अहाता अडियाला के या जो उसके अडियाला के पैरामीटर्स हैं जो उसकी जुरिस्डिक्शन है वहाँ पे मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं होगी। और ये अंडरटेकिंग सलमान अकरम राजा साहब ने ही दी थी ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी।
एंड ऑफ कोर्स उनकी सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी पार्टी के, और फिर उनको कहा कि ये कमेटीज़ के थ्रू मुलाकातें जो होनी हैं, जो कमेटी नाम देगी 6 लोगों की या 5 लोगों के नाम होंगे, उसमें मुलाकात हो जाएगी। अब गालिबन मेरे ख्याल से कोई कंटेम्प्ट पिटिशन भी फ़ाइल की है, तो अदालत की अगर कोई ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हो रही है उसमें तो ऑलरेडी वो कंटेम्प्ट में चले गए हैं। लेकिन मेयर साहबा ये नहीं हो सकता कि वो ख़ुद उसको वायलेट करें, उस ऑर्डर को जो अपनी वहाँ पे अंडरटेकिंग उन्होंने दी हो, और उसको फिर वायलेशन उसकी हो, फिर उस हवाले से ये एक्सपेक्ट करें कि फिर मुलाकात भी हो। ऐसा तो नहीं हो सकता। सियासी मुलाकातों की जब पाबंदी है तो फिर सियासी गुफ्तगू और सियासी बातचीत उन मुलाकातों में नहीं हो सकती। दिस इज़ व्हाट द लॉ ऑफ द लैंड सेज। आप कि अपने एक जय्यद सहाफ़ी हैं मसूद साहब गालिबन, उनका मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जी मरीम साहिबा से मैंने कहा कि कोई आप सियासी बात इस हवाले से करें, तो उन्होंने कहा बिल्कुल। जब मरीम साहिबा अडयाला थी उन्होंने कहा कि यहाँ पे सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती, यहाँ पे सियासी गुफ्तगू की ममानियत है। एंड ऑफ कोर्स आई रिमेंबर आई हैव बीन गोइंग टू अडयाला सो मेनी टाइम्स। मेरी मियाँ साहब से मुलाकात हुई, कोट लखपत में हुई, अडयाला में हुई, मैडम CM से हुई, मरीम नवाज साहिबा से। हमारी तो कोई सियासी बातचीत नहीं होती थी, हम तो सिर्फ सेहत, तबीयत, हाल अहवाल की हद तक पूछते थे और सिर्फ यही करते, दुआ करते थे कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां फरमाए। जानबूझकर मुलाकात के मामले को इस नहज पर ला रही है कि क्या आसाराइयाँ पैदा हों, जैसे पहले भी पैदा हुई थी। ना वकला मिल सकते हैं, ना वजीर आला, ना ही बहनें मिल सकती हैं, ना ही कोई और अपने केस के हवाले से मिल सकता है। तो उस नहज पर अगर आप लाएंगे कि आसाराइयाँ हों तो उससे तो आपके अपने पॉलिटिकल कैपिटल की इरोजन होती है ना सर। अपनी पहली क्वेश्चनेबल लेजिटिमेसी के ऊपर मजीद सवाल उठते हैं। ये क्यों चाहेंगे आप प्रोज एंड कॉन्स वे करके? इट्स वर्थ इट फॉर यू? देखिए, मैं तो ये इस चीज़ का मेरा मानना है कि क्या हुकूमत जो है ओवर एंड अबव द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड द लीगल प्रोविजंस, क्या हुकूमत जो है फैसिलिटीज़ उसको देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। अब ये एक देखें ना, एक डिसीजन होगा। अब ये इस हवाले से अगर मैंने आपको जो एक रास्ता बताया वो रास्ता है, मुलाकात हो सकती है। हाउ इज दिस इन एनी यूनिवर्स एनी वे बेनिफिशियल टू यू सर? मुझे ये समझा दीजिएगा। देखिए, मीडिया रिपोर्टिंग ऑफ समथिंग इज़ एब्सोल्युटली फाइन। मीडिया बिल्कुल रिपोर्ट कर सकता है, उसकी सोर्सेज होती हैं, अगर उसकी सोर्सेज वेरीफाइबल सोर्सेज हों। पहले मैं आपकी इस्लाह कर दूं सर, बिकॉज जब आपके रहनुमा मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अंदर होते थे, पाबंद सलासल होते थे, कहा जाता था कि आपके सिर्फ कह देने से हमारी सेटिस्फैक्शन नहीं होती, हमें कोई बाय पार्टिजन कमेटी भेजिए, हमें दिखाइए राना सनाउल्लाह किस हालत में, हमें दिखाइए कि फलां किस हालत में, वगरना हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो आज आप भी वही कर रहे हैं, सुपरिटेंडेंट ने कह दिया, हमने कह दिया, तो हाउ इज दिस इनफ सर? बिल्कुल, हम वो तमाम तर एविडेंस उनको देने के लिए तैयार हैं। हम वो तमाम तर डॉजियर सबमिट करने के लिए तैयार हैं कि खान को क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। खाना उसकी अपनी मर्ज़ी का है, मशीन उसकी वर्जिश की वहाँ पे मौजूद है, मुलाकातें भी होती रही हैं, उसके 6 कमरे जो मौजूद हैं, किताबें मिलती हैं, TV है, न्यूज़पेपर है, उसके अलावा वहाँ पे उसको मुशक्कती भी मिले हैं। और इससे ज़्यादा मैं क्या, मुझे बताएं ना कि मैं इससे ज़्यादा 5 स्टार फैसिलिटीज़ हुकूमत क्या दे सकती है? और सर ये बताइएगा कि जेल मैनुअल के मुताबिक हों। ये बताइएगा सर कि अब जो जनरल फैज़ हमीद की 14 साल कैद बा मुशक्कत की उनको सज़ा सुनाई गई है, इस सिलसिले में आपके बहुत सारे सीनियर कॉलीग जो हैं वो बाजवा साहब को भी बहुत याद कर रहे हैं। बाजवा साहब को तो आपके कायद नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत याद किया कि उन पे भी केस बनना चाहिए। तो आपकी अपनी हुकूमत है सर, आपकी अपनी कन्विक्शंस हैं कि उनने ट्रांसग्रेस किया और खिलाफ वर्जियां की, तो क्यों नहीं केस बना रही आपकी हुकूमत सर? देखिए, हुकूमत का काम नहीं है और ये इदारे का काम है। और मैं तो आपको बाजवा साहब की बात कर रहा हूँ कि वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, उस इदारे के सरबराह रहे हैं, उन पे इतलाक आर्मी एक्ट का उसी तरह इक्वली होता है इन स्ट्रिक्टो सेंस। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इदारे के अंदर ऑलरेडी इदारे, देखें ना, इदारा जो है वो ख़ुद एहतसाबी का अमल शुरू कर चुका है। अगर उनको शवाहिद मिलते हैं, उनको इन्वॉल्वमेंट मिलती है उस वक़्त के जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की, जो इदारे का साबका सरबराह है, तो बिल्कुल वो उसके खिलाफ प्रोसीड करेंगे कि आइन तो पामाल नहीं हुआ। आइन की कौन सी, आइन को तो होल्डिंग किया गया ना। ये तो वो, अब देखें, नहीं, ये तो आप वो बात कर रही हैं। मैं नहीं कर रही सर, नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं ना। मैं तो आपसे सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ, वाज फैज हमीद वर्किंग एज अ लोन वुल्फ? नवाज शरीफ फील्स ही वाज नॉट। डिफरेंट सिचुएशंस हैं। नो, आई मीन these two positions, these two situations are poles apart in that sense. ये आप इन दोनों को मिक्स अप नहीं कर सकती सर। 2018 का इलेक्शन RTS बिठाया, क्या फैज हमीद ने अकेले बिठाया या किसी की आशीर्वाद से बिठाया? और क्या वो आशीर्वाद सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की थी? क्या उसके अंदर किसी और के अहकामात नहीं थे? इट्स अ सिंपल क्वेश्चन सर। हमें तो गुजरावाला की तकरीर हमारे कानों में आज भी गूंजती है। आशीर्वाद तो था,
जी बिल्कुल, आशीर्वाद तो था, आशीर्वाद इमरान खान साहब का था और सिर्फ बिल्कुल उनका था, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की यही गई, कहिए ना पॉलिटिकल सर, एक्टिविटीज सिर्फ में आपके कबीले involved- के एक वाज़े तौर पे तो देखें, वाज़े तौर पे इंसान तो का नजर था जो जिसके सबूत और शवाहिद मिले हैं वो तो वही हैं। तो सर फिर ये बात नवाज शरीफ साहब को भी समझा दीजिए कि सर बड़े साहब बाजवा साहब के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं है, उनका नाम लेना बंद कर दें, क्योंकि सर ये रेटरिक के तौर पे तो बिक जाएगा, मगर अब तो सवाल पूछेंगे तो इदारे अब तो का बात काम है, convictions इदारे की ने देखिए विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स और विद इन द लॉ ऑब्वियसली हर इदारे का अपना काम है, हर इदारा अपना काम बखूबी जानता है उसको किस तरह करना है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो अकाउंटेबिलिटी का अमल शुरू हुआ है इसको बाकियों से को भी जो है वो इंस्पिरेशन ड्रॉ करनी चाहिए, बाकी इदारों को भी अपने अंदर जो एहतसाबी का अमल है वो राइज करना चाहिए। और सर क्या इमरान खान को भी इनेविटेबली मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई होते देख रहे हैं? Well, the law is very much clear on this. Of course, अगर उन्होंने किसी आर्मी ऑफिशियल को जो है उन्होंने किया है अपने मकासद के लिए इस्तेमाल और दीगर उनका नेक्सस जो है वो पाया जाता है इस हवाले से, whether that's 9th में, whether that's political engineering, ये जो भी दीगर चीज़ें 9th में के हवाले से एंड अदरवाइज, तो उसका इतलाक तो इन सर्टन सिचुएशंस होता है। और आईनी बेंच ने भी यही बात की कि इट्स नॉट इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, सिविलियंस पहले भी ट्राई हुए हैं। और ख़ूबसूरत बात यह है कि इमरान खान साहब तो ख़ुद जो हैं मिलिट्री कोर्ट्स या मिलिट्री ट्रायल्स के इतने बड़े हामी थे, उतने बड़े स्ट्रॉन्ग के दौर में भी बिल्कुल सिविलियंस ट्राई हो रहे थे। ये बात आपकी फैक्चुअली करेक्ट है। मैं इसलिए जानना चाह रही थी कि इस बार आप होते देख रहे हैं कि नहीं। आई वाज़न्ट आस्किंग लीगली राइट और रॉन्ग, आई वाज वांटिंग कि हो रहा है कि नहीं। 28वीं तरमीम सर ये हमें राना सनाउल्लाह साहब ने भी कंफर्म किया कि आ रही है, फैसलवाड़ा साहब ने भी कंफर्म किया कि आ रही है। क्या इसके जरिए गवर्नर राज का बाआसानी निफाज कोई रास्ता वो भी कुरेदा जाएगा? देखिए फ़िलवक़्त तो ऐसी कोई डिस्कशन सामने नहीं है और 28वीं तरमीम तभी आएगी। अब एक डिस्कशन तो शुरू हुई है, एक कह लें कि मुख्तलिफ जो उसके एरियाज़ जो कॉन्टूर्स हैं उस पर बातचीत, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर तो ज़रूर शुरू हुआ है, कॉन्वर्सेशन स्टार्टअप हुई है इस हवाले से, चाहे वो सूबों के हवाले से हो, एजुकेशन या दीगर चीज़ों के हवाले से हो। तब तक वो पॉसिबल नहीं है जब तक हमारा बड़ा इत्तेहादी पीपल्स पार्टी जिसकी 74-75 वोटें नेशनल असम्बली में हैं और 26 वोटें सेनेट में हैं, जब तक वो ऑन बोर्ड ना हुए तब तक किसी किस्म की आईनी तरमीम पॉसिबल नहीं होगी 2/3 अक्सरियत के उस नंबर को या उस थ्रेशोल्ड को मीट करने के लिए। सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुख्तसरन फरमाई दीजिएगा कि किसी को मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्राई करने के लिए उसे पहले टेररिस्ट डिक्लेयर करना होता है किसी केस के अंदर, और वो चलता है आपके निचले केस अदालत के अंदर, ऐसा ही है? सो पहले कन्विक्शन उनकी आएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या ATC में तो देखें ना, जब 780A लगता है और ATC कोर्ट्स में जब आपके ऑलरेडी चल रहे हैं केसेस, तो वो इनसे ज़्यादा दहशतगर्दी की अदालतों में ही चल रहे हैं, तो लेबल करना है ना करने से कोई उसका मामला नहीं है। ऑफ कोर्स 9th मई के हवाले से भी जिन लोगों के केसेस चल रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, क्या उनको स्पेसिफिकली कोई लेबल किया गया? नो, देयर केसेस, सम ऑफ दोस केसेस हैव एंडेड अप इन ATC जो इनसे ज़्यादा दहशतगर्दी की अदालत है, और कुछ जो है वो मिलिट्री ट्रायल्स जो हैं उनके मिलिट्री कोर्ट्स में हुए हैं। तो ये एक लीगल प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है जो कि जुरिस्डिक्शन एज्यूम की जाती है मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से, और वो फिर एक ट्रांसफ़र प्रोसीजर इनका बाकायदा होता है जब वो उसकी कस्टडी लेते हैं। तमाम तर जो फाइल्स हैं और जो भी प्रोसीडिंग्स हैं और जहाँ पे प्रोसीडिंग्स रुकी हैं वहीं से ही उसका आगाज़ किया जाता है। सो लिटिल बिट मोर टेक्निकल ऑन दिस साइड, बट इमरान खान के खिलाफ तो 9 मई के केसेस अभी भी ज़ेर समाअत है ना। सो यू मीन कि अगर कोई ऐसा एविडेंस मिला फैज़ हमीद से रिलेटेड या 9 मई से रिलेटेड, तो वो उधर से ही फाइल उठा के दे दी जाएगी, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दी जाएगी? द लीगल पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट्स, बिल्कुल। इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मुशीर वजारत कानून हैं। छोटा सा वक्फा, वी गोना बी राइट बैक। सिडनी हमले में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 16 हो गई है, जबकि 2 पुलिस एहलकारों और 1 हमलावर समेत 40 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज हैं। जहां इस हमले के बाद एक जाने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई गई, वहीं साथ ही मुसलमानों का नाम लेकर भी पाकिस्तान को सोशल मीडिया पर बदनाम करने की कोशिश की गई। मगर गुज़िश्ता रोज हमला आवर नवीद अकरम के दोस्त की जानिब से इस इंकशाफ के बाद कि नवीद के वालिद साजिद अकरम का ताल्लुक भारत से है और उसकी वालदा का ताल्लुक इटली से है, वही भारतीय मीडिया के जो कल तक हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश कर रहा था, आज दुनिया को यह बता रहा है कि सिडनी बॉन्डाई बीच हमले में मुलव्विस अफराद का ताल्लुक इनफैक्ट भारतीय रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद से ही है।
ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भारत से कल रात बाज़ाब्ता राब्ता किया और मोदी सरकार से कहा है कि दोनों हमलावरों से मुतल्लिक तमाम डिटेल्स और मालूमात दे दी जाएं। और अभी इंकशाफ सामने आया कि हमलावर का ताल्लुक ही भारत से है। भारतीय मीडिया ने एतराफ़ किया है कि सिडनी में पेश आने वाले हालिया वाक़ये के हमलावर साजिद अकरम का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से था और साजिद अकरम 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ था। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि साजिद अकरम को अपने बेटे की पैदाइश के वक्त ऑस्ट्रेलियाई शहरियत हासिल हुई थी और हमलावर गुज़िश्ता 27 बरसों के दौरान कम अज कम 3 मरतबा भारत का सफर भी कर चुका था। जबकि रियासत तेलंगाना पुलिस का यह कहना है कि साजिद अकरम हैदराबाद से ताल्लुक रखता था, मगर इसका खानदान से कोई एज सच राब्ता नहीं था। जबकि खानदान ने साजिद अकरम के इंतहा पसंद ख्यालात से मुतल्लिक लाइलमी का इजहार भी किया है। पुलिस के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद वो ज्यादातर खानदानी मामला जैसे जायदाद के अमूर या फिर वालिदैन से मुलाकात के लिए भारत गए। गुज़िश्ता रोज हमले के बाद अब मजीद इंकशाफ भी सामने आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई अखबार सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड को हमलावर नवीद अकरम की वालदा ने यह बताया है कि हमले से कबल उनकी अपने बेटे से बात हुई। वरीना का यह कहना है कि नवीद ने उन्हें फोन करके बताया कि वो मछली पकड़ने आए हुए हैं और बेटे ने फिर ये मजीद कहा कि माँ, मैं अभी तैरने और स्कूबा डाइविंग करने भी गया था और अब खाना खाने जा रहा हूँ। सो अ कॉमन डे। वरीना ने मजीद बताया कि नवीद ने यह कहा कि यहाँ आज बहुत गर्मी है और इसलिए वो अब घर पर रहेंगे। भारत से ताल्लुक के अलावा फिलीपींस में इमिग्रेशन हुक्काम के मुताबिक दोनों हमला आवर नवंबर के महीने में तकरीबन पूरा वक्त फिलीपींस में मुकीम रहे थे। जबकि बीबीसी ने यह दावा किया है कि हमलावरों ने वहां मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल की। फिलीपीन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक साजिद अकरम फिलीपीन में एक भारतीय शहरी के तौर पर दाखिल हुआ, जबकि उसका बेटा नवीद ऑस्ट्रेलियाई शहरी है। दोनों 1 नवंबर को सिडनी से फिलीपीन पहुंचे और फिर 28 नवंबर को वापस रवाना हो गए। उनके सफर का मकसद ताहाल तहकीकात के मरहले में ही है। हमलावरों का ताल्लुक भारत से साबित होने के बाद यकीनन पाकिस्तानी सुकून का सांस ले रहे होंगे, मगर ऑस्ट्रेलिया और पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए इस किस्म के वाकयात तकलीफ दे सूरत हाल का बायस बनते हैं। हालिया वाक़ये के बाद भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना ऑस्ट्रेलिया के मुसलमान अब कर रहे हैं। छोटा सा वक्फा लेते हैं, we're going to be right back। नरेंद्र मोदी के भारत में खवातीन, बिलखसूस मुस्लिम खवातीन का जीना हराम हो चुका है। पब्लिक मकामात, बसों, मार्केटों के बाद अब सरकारी तकरीबात में भी भारतीय सियासतदान खुद ही खवातीन को हरासा करने लगे हैं। भारतीय रियासत बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने गुज़िश्ता रोज अपनी रिहाइश गाह पर डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट लेटर तकसीम करने की तकरीब के दौरान एक नौजवान मुसलमान खातून का हिजाब जबरदस्ती उतार दिया। 1283 डॉक्टर्स में लेटर की तकसीम के दौरान जब मुसलमान खातून डॉक्टर नुसरत परवीन का नाम पुकारा गया तो वो चेहरे पर निकाब और बुरके में स्टेज पर आई। वजीर आला नीतीश कुमार ने खातून को अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए पहल तो नागवारी का इजहार किया और निकाब की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये क्या है? और फिर इसके फौरी बाद वजीर आला ने नुसरत परवीन के चेहरे से निकाब खींच दिया। इस मौके पर नायब वजीर आला ने वजीर आला को रोकने की कोशिश भी की, मगर रियासत बिहार का वजीर आला अपनी घटिया हरकत से बाज ना आया। खातून डॉक्टर का निकाब खींचने पर मौके पर मौजूद लोग हंसते भी दिखाई दिए और जब ये फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो भारतीय सियासी और मजहबी जमातों, अपोजिशन और मुस्लिम रहनुमाओं की जानिब से शदीद रद्द अमल देखने में आ रहा है। दुनिया भर के सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार को शदीद तंकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी इस वाक़ये की भरपूर मजम्मत करते हुए सोशल मीडिया पर कल से थैंक यू जिना का हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया सारिफीन भारत में अक़लियतों के साथ बदसलूकी और नीतीश कुमार की इस हरकत पर यह कह रहे हैं कि आज भारत के हालात देखकर पाकिस्तान में आज़ादी जैसी नेमत की असल कदर का एहसास हो रहा है। खुदा का शुक्र है कि जिना की दूरअंदेशी ने हमें पाकिस्तान दिया। भारत की सियासी जमातों की तरफ से भी नीतीश कुमार को शदीद तंकीद का निशाना बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने वाक़ये की मजम्मत करते हुए वजीर आला बिहार को जहनी मरीज कह डाला है और एक्स पर पैगाम जारी करते हुए उनका कहना है कि नीतीश जी को क्या हो गया है। क्या उनकी जहनी हालत मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुकी है या फिर नीतीश बाबू अब 100% संगी बन चुके हैं? संगी इंडिया में एक सियासी और नजरियाती इस्तिलाह है जिसे आमतौर पर उस शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो RSS या फिर उससे वाबस्ता तंजीमों और हिंदुत्व नजरिए की हमायत करता हो। नाज़रीन, कांग्रेस पार्टी ने भी वजीर आला नीतीश कुमार पर तंकीद करते हुए एक्स पर पैगाम जारी किया है कि वजीर आला नीतीश कुमार की इस बेशरम हरकत को देखिए। अगर रियासत के आला तरीन ओहदे पर फाइज शख्स अवाम के सामने इस कदर शर्मनाक रवैया इख्तियार करेगा तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रियासत में खवातीन कितनी महफूज होंगी।
नीतीश कुमार को फौरी इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह की बदसलूकी नाकाबिले माफी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपने एक्स पैगाम में लिखा है कि मुसलमान खातून का निकाब जबरदस्ती हटाना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर नीतीश कुमार में कुछ इखलाकियात हैं तो उन्हें फौरी तौर पर माफी मांगनी चाहिए। अगर एक रियासत का वजीर आला ही इस तरह का रवैया इख्तियार करेगा तो फिर मुस्लिम खवातीन की इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ की जमानत कौन देगा? इंडिया के अपने ही सोशल मीडिया सारिफीन वजीर आला नीतीश कुमार की इस हकीर हरकत पर भी आग बगोला है। ये पहला मौका नहीं कि जब वजीर आला नीतीश कुमार ने इस तरह की घटिया हरकत की हो, बल्कि इससे पहले भी इस नौयत की हरकत कर चुके हैं। इसी साल अगस्त में बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की एक तकरीब के दौरान उन्हें मुसलमानों की टोपी पेश की गई। उन्होंने ये टोपी पहनने से इनकार कर दिया। हालांकि 2013 में यही नीतीश कुमार थे कि जो ये कहते थे कि अगर मुल्क चलाना है तो किसी भी शख्स को टोपी और तलक दोनों को कबूल करना होगा। इसी तरह माजी में जब नरेंद्र मोदी गुजरात का वजीर आला था तो उसने भी एक मुस्लिम की तरफ से पेश करदा टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। हिंदुत्व नजरिए के अमीन भारतीय सियासतदानों का अक़लियतों के साथ ये रवैया काबिल शर्म है। नाज़रीन, चंद माह पहले ही नीतीश कुमार ने एक तकरीब में सरकारी अफसर की तरफ से एक छोटे से गमले का तोहफा कबूल किया, लेकिन अगले लम्हे ये गमला उसी अफसर के सर पर मार डाला। इस वाक़े पर भी नीतीश कुमार को शदीद तंकीद का निशाना बनाया गया था और अब एक मुस्लिम खातून डॉक्टर के साथ बदसलूकी और बदतमीजी की इंतहा ने नीतीश कुमार की ज़हनी और इखलाकी पस्ती को अयां कर दिया है। अगर भारतीय सियासतदान खवातीन के मामले में इस लेवल तक गिर सकते हैं तो पूरे भारत में खवातीन के साथ क्या सलूक होता होगा, और बिलखसूस मुसलमान खवातीन के साथ। इसकी एक झलक नरबिया केस से भी लगाई जा सकती है कि जब दिसंबर 2012 में एक 23 साला फिजियोथेरेपी की नरबिया को चलती बस में इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया था। गैंगरेप शदीद तशद्दुद से खातून जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी, लेकिन इस वाक़े के खिलाफ भी दुनिया भर से भारत पर लान तान की गई थी। 2020 में उत्तर प्रदेश में एक दल्लत लड़की के साथ मुबैना ज्यादती हुई और उसकी मौत वाक़ हो गई। और अभी हाल ही में इंडिया में खवातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया की खवातीन क्रिकेटर्स को जिनसी तौर पर हरास किया गया और उन पर नाजेबा जुमले कसे गए। इन खवातीन क्रिकेटर्स ने बमुश्किल भागकर अपनी जान बचाई और दुनिया भर से भारत को एक बार फिर रुसवाई का सामना करना पड़ा। मगरबी बंगाल की हुक्मरान जमात तृणमूल कांग्रेस ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स के साथ इस नाजेबा वाक़े पर बीजेपी पर तंकीद करते हुए सवाल उठाया कि हमारे मेहमान दिन की रोशनी में एक कैफे की तरफ जाते हुए खौफ के मारे SOS भेजने पर मजबूर हुए। क्या ये इंडिया की तस्वीर है कि जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं? एक ऐसा मुल्क कि जो कभी मेहमान देवता होते हैं के नारे से अपने मेहमान का इस्तकबाल किया करता था, आज दुनिया भर में खवातीन के खिलाफ जराइम की वजह से शह सुर्खियों में है। शिवसेना पार्टी की रहनुमा प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस वाक़े पर मोदी हुकूमत को तंकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि शर्मनाक, हम मुआशी तरक्की पर फख्र करते हैं लेकिन खवातीन को महफूज जगह फराहम करने में नाकाम रहे हैं। यही नहीं नाज़रीन, भारत में अक़लियती खवातीन के साथ बदसलूकी और इम्तियाजी सलूक के हज़ारों केसेस रिपोर्ट होते हैं। 2022 में जनूबी कोरिया की एक खातून यूट्यूबर को मुंबई में उस वक्त हरासा किया गया कि जब कोरियन खातून लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी और एक नौजवान ने उसका हाथ पकड़कर खींचना शुरू कर दिया, उसे साथ लेकर जाने की कोशिश करनी शुरू कर दी और बादअज़ां यही नौजवान अपने दोस्त के साथ दोबारा मोटरसाइकिल पर सवार होकर खातून को साथ ले जाने की कोशिश करता रहा और कोरियन खातून ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। यही नहीं, भारत में खवातीन के साथ बदसलूकी बिलखसूस मजहबी इम्तियाज के वाक़यात रियासती सतह पर रिपोर्ट हो रहे हैं। 2022 में भारतीय रियासत कर्नाटक में तो खवातीन के हिजाब पहनने पर भी बाकायदा पाबंदी आयद कर दी गई थी और 2021-22 में इंडिया में इंटरनेट पर मुस्लिम खवातीन को बेतौकीर करने, उन्हें हरासा करने और उनकी तौहीन करने के लिए गिटहब पर एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट बिली बाई बनाया गया। नाज़रीन, इस ऐप पर मुस्लिम खवातीन की तस्वीर अपलोड करके उन्हें ऑक्शन के लिए पेश कर दिया गया। यह भारत में मुस्लिम खवातीन के साथ इंतहाई संगीन नस्ली इम्तियाज पर मबनी मुजरिमाना इक़दाम था और इसका मकसद मुसलमान खवातीन की तौहीन करना था। यह भारत में इस्लामोफोबिया की एक संगीन मिसाल है और इसी नौयत की एक और ऐप सुली डील्स के नाम से बनाई गई थी और वो भी बिली बाई जो थी इस ऐप की तौसी समझी जाती थी। यह है भारत का वो मकरू चेहरा कि जिसे शाइनिंग इंडिया और डेमोक्रेटिक इंडिया के नारों के नीचे छुपाया जाता है, कोशिश की जाती है एटलीस्ट। मगर सच तो यह है कि नरेंद्र मोदी और उसके हिंदुत्व भारत में अब मुसलमान समेत दीगर अक़लियतों की खवातीन भी महफूज नहीं रही। अब भारत के सियासी गेद खवातीन को नोच खाने के लिए तैयार बैठे हैं, बिकॉज दीज आर द एग्जाम्पल्स बीइंग सेट फ्रॉम अबव। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।